देखिए क्लास 10 में चैप्टर एक दिया हुआ है धावक, जिसमें भंबल दा की कहानी के बारे में दिया हुआ है जो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड रहते हैं। और वो रेस के बारे में बताते हैं कि कैसे-कैसे रेस उन्होंने दौड़ा है, जैसे साइकिल रेस होता है, एशियन गेमों में, कॉमनवेल्थ गेमों में, बहुत सारे यहाँ पे खेलों के बारे में दिया हुआ है। धावक चैप्टर है आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि क्लास 10 के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से आता है, यहाँ से क्वेश्चन आंसर भी बहुत ज़्यादा आता है। इसके लिए एक छोटा-सा हम नोट्स बना दिए हैं, यहीं से आप लोग को हो जाएगा। ये वाला है कि ये वाला है पता नहीं। क्वेश्चन आंसर भी दे दिए हैं। धावक क्लास 10। ठीक है? संजीव के बारे में ये कहानी है। जन्म 1 अक्टूबर 1947 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में हुआ था। 20 साल का सफरनामा, प्रेत मुक्ति, प्रेरणा स्रोत कहानियां, दुनिया के सबसे हसीन और औरत, गुफा के आदमी, प्रमुख कहानी संग्रह है। किशनगढ़ में अहेरी, नीचे आग है और पांव तले जमीन, धार, जंगल जहां शुरू होता है, ये सब के बारे में है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में 5 अंकों के यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए हैं। संजीव का जीवन परिचय देते हुए उनके रचना संसार का प्रकाश डालिए। संजीव के बारे में टोटली जितनी भी कहानियां हैं उनके बारे में बताया गया है। संजीव के रचना संसार व्यापक है। आप समकालीन तथा साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर थे। ऐसे ही करके आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन में लिखिएगा पॉइंट दे दे के, ठीक है। ये टोटली हम पीडीएफ आप लोग को एप्लीकेशन पे भी छोड़ देंगे और साथ साथ ग्रुप में भी छोड़ देंगे आप लोग को। प्रमुख कृतियां, प्रमुख पुरस्कार सम्मान से आप लोग इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा सभी। संजीव, और बेसिकली हम लोग को अभी पढ़ना है धावक के बारे में, ठीक है। इनके बारे में हम थोड़ा सा छोटा सा एक समरी टाइप का निकाले हैं। पूरा कहानी पढ़िएगा तो टाइम लग जाएगा। हम समरी से ही आप लोग को समझा देते हैं कि इसमें एक्चुअली में कहानी में है क्या, ठीक है। समरी से समझ लीजिए। देखिए, ये टोटल कहानी है धावक, जो सारांश है इसको अपने शब्दों में लिखना है। इसको शब्दों में लिखा हुआ है। स्पोर्ट्समैन स्क्रिप्ट पर, स्पिरिट पर आधारित। स्पिरिट का मतलब क्या होता है, उनके मतलब जैसे नहीं होता है, उनके मूल्यवान पर या फिर उनके जीवन रेखा पर, जीवन पे बताया गया ये आधारित कहानी है। धावक में कथाकार संजीव ने दर्शाया है कि सच्चा स्पोर्ट्समैन केवल खेल के मैदान में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में हार जीत की परवाह ना करते हुए ईमानदारी की नीति पर कायम रहता है। मतलब उसके पास ईमानदारी है और ये सच्चों में बमबलदा के बीच में दिखाया जा रहा है। कभी मतलब कोई भी बोलता था कि आप ये से चोरी करके आगे बढ़ जाइए या फिर किसी को लंगड़ गिरा के उसके बाद आगे बढ़ जाइए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। भले ही हारना मंजूर था, लेकिन बेईमानी करना नहीं जानते थे वो, ठीक है। ईमानदारी के पथ पर हमेशा चलते थे। आज के दौर में द्रुत और अवसरवादी लोग अनीति के सहारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित कर लेते हैं, लेकिन सच्चे स्पोर्ट्समैन को ऐसी सफलता कतई मंजूर नहीं है। तो भंबल दा कैसे थे, एक सच्चे स्पोर्ट्समैन थे। उनके पास ईमानदारी बहुत ज्यादा थी और अवसरवादी के लोग में नहीं थे। मतलब कि ये लोग ही नहीं थे कि हमको अवसर मिलेगा तभी हम खेलने जाएंगे। जब हमको ईमानदारी अपना दिखाना पड़ेगा हम जरूर वहां पे दिखाएंगे। जब हमको कुछ बोला जाएगा कि आप भाई यहाँ पे बेईमानी कर लीजिए, उसका हम मतलब ये नहीं है, उसका हम मतलब तरकीब नहीं लेते हैं। हमको बेईमानी करने आता ही नहीं है, ये भंबलदा के गाना। धावक कहानी कथावाचक के द्वारा पूर्व दीप्ति शैली जो फ्लैशबैक में लिखी गई थी। कथानायक भंबलदा ऐसे पात्र हैं जिसके चरित्र को केंद्र में रखकर खेल के मैदान से लेकर सरकारी नियुक्तियों में फैले भ्रष्टाचार को दर्शाया गया है। मतलब सरकारी जो नियुक्तियां होती थी ना, उसमें भी भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता था। लोग नाम से देखकर क्या करते थे, नंबर देते थे। नाम से देखकर नौकरी देते थे, तो ये सब भ्रष्टाचार होता था। भम्बलदा का खेल मैदान में पूरी ईमानदारी से दौड़ते हैं। वे खेल को खेल भावना से खेलते हैं। खेल अथवा जीवन में बेईमानी उन्हें कतई पसंद नहीं है। दूसरे लोग आगे बढ़ने की होड़ में उन्हें लंगी मार देते थे। इनको, भंबलदा को, ठीक है, जो आपको बताया अभी। ये कहानी पास्ट की कहानी है। जो किसने लिखा है, संजीव ने लिखा है। खेल अथवा जीवन में बेईमानी उसके कतई पसंद नहीं थी। दूसरे लोग उन्हें लंगी मार कर आगे बढ़ जाते थे। भंबलदा गिर कर चोट खाते और धूल झाड़ कर फिर दौड़ में शामिल हो जाते हैं। उनके प्रति अन्याय को देखकर दर्शक दीर्घा में बैठे लोग जब आक्रोश से भर उठते, अभी जो कहानी में आप लोग पढ़े कि वो लोग आक्रोश से भर जाते कि उसने लंगी क्यों मारा, ठीक है। क्योंकि भंबलदा को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते, जैसे किसी किसी विराट कोहली बहुत ज्यादा पसंद करता है कोई। अब विराट कोहली बेईमानी करने लगे तो भाई उसको कोई नहीं देखेगा।
बेईमानी करके खेलने लगे तो, ठीक है? तो उसी तरीके से भंबलदा अगर बेईमानी करने लगे, तो इनको देखने कोई नहीं आएगा। सब कोई स्पोर्ट्समैन में स्पोर्ट्स के जो मैदान होते थे, उस मैदान में देखने के लिए किसको आते थे लोग? भंबलदा को देखने के लिए। स्पोर्ट्समैनशिप ऐसा होता था कि इस आक्रोशित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उनके लिए हार-जीत कोई मायने नहीं रखता था। उसमें स्पोर्ट्समैनशिप ऐसे की प्रतियोगिता का अंत हो चुका है, उसकी विजेताओं के नाम घोषित हो चुके हैं, लेकिन भंबलदास सारे चक्र पूरे किए बिना ट्रैक से नहीं हटते थे। मतलब जब चक्कर पूरा कर लेंगे तभी ट्रैक पे, मतलब ऐसा नहीं होता है कि और मान लो हम पीछे रह गए, 5 गो ट्रैक का चक्कर चक्कर लगाना है कितने कितने बार? 5 बार। तो अगर वो हार भी गए ना, तो भंबलदास ऐसे आदमी थे 5 बार चक्कर लगाना ही लगाना है। मतलब उस मैदान का 5 बार चक्कर। हार गए तो रुकना नहीं है। वो कहते थे हार गए तो रुकना नहीं है। अगर आप हार गए हो तो उसमें और ट्रैक अपना लेकिन पूरा करो। तो ट्रैक आपका पूरा करो। कहने का मतलब समझ में आया? अगर 5 राउंड्स का क्या बना है, एक ट्रैक बना है, एक दौड़ बनी है। अगर आप हार भी गए, 3 जोन का नाम घोषित भी हो गया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं और आप हार भी गए, तो कोई बात नहीं है, आपको वो 5 राउंड पूरा क्या करना है? पूरा करना है। तो ये भंबलदा की कहानी थी इसमें। वो हार भी जाते थे ना भंबलदा, तो वो 5 राउंड अपना पूरा करते थे। ठीक है? वो अपना मतलब प्रतियोगिता तब तक अंत नहीं होती थी जब तक कि उनका पूरा राउंड ना हो जाए। ठीक है? उनकी विजेताओं के नाम घोषित हो चुके हुए लेकिन भंबलदास सारे चक्र पूरे किए बिना ट्रैक से नहीं हटते थे। वे खेल की मर्यादा को खूब समझते हैं। एक बार बाधा दौड़ समझते हो? एक स्क्रैम्बल रोड होता है, तब वो है ना एक क्या कहते हैं, ऐसे पाइप टाइप का लगा रहता है और उसी को पार कर करके जाना पड़ता है। थोड़ा दौड़ेगा, फिर पार करेगा, फिर कूदेगा। ठीक है? ये कूद-कूद के उसको उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग बाधा दौड़। ठीक है? बाधा दौड़ में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर भी उनका प्रतिद्वंदी उन्हें चुनौती देते हुए माँ की कसमें खाने के लिए कह देता है। इस बात पर बिगड़कर भंबलदा कहते हैं कि शायद तुम्हारी माँ नहीं है, वरना इस तुच्छ पुरस्कार के लिए तुम माँ को दांव पर नहीं लगाते। मैं ऐसे पुरस्कारों के लिए नहीं दौड़ता, मुझे तो सिर्फ अपने को तौलना था और वह मैं कर चुका हूँ। जीवन की दौड़ में उनके बड़े भाई अशोक दा, उनके बड़े भाई का नाम क्या था? अशोक दा। अशोक दा उनसे आगे निकल जाते हैं। स्कॉलरशिप मिलने के बाद अशोक दा बड़े साहब की नजर में आ जाते हैं। वे चीफ पर्सनल मैनेजर तक बन जाते हैं। वे उन्हीं की लकड़ी लड़की से शादी करने करके देश देशांतर का भ्रमण करते हैं। अशोक दा की शादी क्या होती है? अपने गृह को त्याग कर वे बंगलों को अपना लेते हैं। अशोक दा की शादी से माँ पूरी तरह टूट जाती है। भंबल दा मर खप कर माँ की जिम्मेदारी संभालते हैं और अपने बूते पर बहन का ब्याह करते हैं। माँ के लिए तो बेटा बेटा ही होता है। माँ को यह बात बुरी तरह टालती है कि उसका उनका एक बेटा उनकी छाया तक से बचता चलता है। वह बम्बल के सामने अपने दर्द को झुटलाने के लिए अशोक दा की तारीफों के पुल बांध देती है। चाहे कुछ भी हो, कभी भी पहुंच जाए, कहलाएगा तो मेरा बेटा और तेरा भाई ही ना। भंबल अपने भाई को नहीं मानते थे कि मतलब वो शादी करके निकल गए और माँ का टोटली हिस्सा किसके ऊपर दे दिया? मेरे ऊपर। और हम मानते हैं कि अपनी माँ को हम पूरा सेवा कर देंगे, लेकिन उनका भी तो हक बनता है। और माँ जिसका सेवा सेवा कर रहे हैं, माँ मेरा नहीं बढ़ाई करके किसका करती है? उन्हीं बताओ अशोक दा का। ठीक है? ये तो भाई बात गलत है ना। तो अशोक दा ना ये सॉरी अशोक दा की माँ और भंबल दा की माँ, ये दोनों के ही माँ ने क्या कहा कि माँ ने नहीं रे, मम्मी ने कहा कि भाई हम मानते हैं तो किसको मानते हैं? अशोक को मान, वो तो है तो मेरा बेटा ही ना। उनके ना खूबसूरती के पुल बांध देते थे। कौन? उनकी माँ। और मतलब उनके दर्द को छिपाने के लिए कि शादी करके चला गया है और हमको नहीं देखता है। लेकिन भम ये अशोक दा फिर भी प्यारे हैं मम्मी के लिए। ठीक है? यही बात थोड़ी-सी बुरी लगती थी किनको? भंबल दा को। ठीक है? मेरा बेटा और तेरा भाई ही है ना। भंबल दा माँ के दर्द को खूब समझते थे, इसलिए वह बिना प्रतिवाद किए माँ की बातों को अनसुना कर चल देते थे। दोनों भाइयों की कड़ी को जोड़ने के लिए कथावाचक कई प्रयास करते रहते थे। दोनों भाइयों के बीच पद और प्रतिष्ठा की बड़ी खाई थी और कथावाचक भंबल दा को ऑफिस सुप्रीडेंट बनाना चाहते हैं। कथावाचक भंबल दा को ऑफिस सुप्रीडेंट बनाना चाहता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें समकक्ष होने पर बड़ा भाई छोटे को आत्मसत्ता कर लेगा। आत्मसत्ता मतलब उनके ऊपर अधिकार कर लेगा। ठीक है? मतलब बड़ा भाई देखो, दोनों भाइयों की कड़ी जोड़ने के लिए
कथावाचकों ने, मतलब वहां के जो मेंबरशिप के लोग थे, कथावाचकों ने कई प्रयास करते हैं। दोनों भाइयों के बीच पद और प्रतिष्ठा की बड़ी खाई थी, मतलब पद किसका बड़ा था, किसका छोटा था, इसको लेकर बहुत ज्यादा झगड़े होते थे। कथावाचक भंबल दा को ऑफिस सुप्रिटेंडेंट बनाना चाहते हैं, मतलब उसी ऑफिस में, जिस ऑफिस में कौन काम कर रहे हैं, अशोक दा काम कर रहे हैं, उसी में ये कौन रहेंगे, सुप्रिटेंडेंट रहेंगे। उसे ऐसा लगता है कि अपने समकक्ष होने पर बड़ा भाई छोटे भाई को आत्मसात कर लेगा, मतलब बड़ा भाई छोटे भाई के ऊपर हमेशा हुक्म चलाएगा। शैक्षिक योग्यता ना होने के बावजूद वे भम्बलदा को ऑफिस सुप्रिटेंडेंट बनाने के लिए उपाय करने लगते हैं। भम्बलदा इसे बड़े भाई का कारनामा समझकर उन्हें फटकार लगाते हैं, मतलब कि ये सब कारनामा किसका है, बड़े भाई का है। बड़ा भाई ही हमको जैसे बोल रहा है हमको वैसा करना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम किसी को धोखाधड़ी करके उसके बाद नौकरी पाए, सुप्रिटेंडेंट की नौकरी पाए, और काम करे किसके लिए, लोगों के लिए नहीं, इनके लिए, क्योंकि हम थोड़े कम पढ़े लिखे हैं। तो ये किसके ऊपर पूरा राज चलाएंगे, हमारे ऊपर, हम्बलदा के ऊपर। कौन, अशोक दा। ठीक है, वे अशोक दा को बंगले के फाटक पर ही रोक कर कहते हैं, आप यह जान ले मुझे केवल अपनी योग्यता का रिटर्न चाहिए, कोई अवार्ड नहीं। इतने सारे सहकर्मियों को लांघते हुए शीर्ष पर गलत ढंग से पहुंचने की महत्वाकांक्षा नहीं है मेरी। ठीक है, इस बात का खामियाजा कथावाचक को भुगतना पड़ता है, क्योंकि यह हरकत उन्हीं की थी। कुछ दिनों के उपरांत मां कथावाचक को बुलाकर भंबलदा की शादी की जिम्मेदारी सौंपती है। एक मास्टरानी को राजी भी कर लेती हैं, लेकिन भंबलदा शादी से साफ इनकार कर देते हैं। शायद उन्हें अभी भाभी के आचरण को देखकर आम औरतों से विरक्ति हो गई थी, मतलब भाभी के आचरण सही नहीं थे, अशोक दा जी से। शायद 350 की नौकरी में माँ की इलाज के बाद अपनी भावी पत्नी के भरण पोषण के लिए उनके पास पैसे नहीं बचते थे। इनके पास, हम्बलदा के पास, हम्बलदा ने ये सोचा कि हम शादी कर लेंगे तो उसको भी खर्चा करो, और कितना रुपया मेरा मंथली है, 350 रुपया, और उसी में मम्मी की दवाई भी लेके आना है, इनको गहना गुड़िया भी लेके आना है, लैक्मे का लिपस्टिक लेके आना है, काजल लेके आना है। कैसे होगा इनका भरण पोषण, नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया, अपनी मम्मी को सीधा मना कर दिया, हमको शादी वादी नहीं करना। ठीक है, आगे। शायद 350 की नौकरी माँ के इलाज के बाद अपनी भावी पत्नी के भरण पोषण के लिए उनके पास पैसे नहीं बचते थे। शायद माँ के संक्रामक बीमारी के भय से वे अपनी भावी पत्नी को बचाना चाहते थे, क्योंकि उनकी मम्मी को संक्रामक बीमारी थी। संक्रामक मतलब एक दूसरे से फैलने वाली, ठीक है, बीमारी, मतलब इनको हुआ है तो दूसरे कोई को भी फैल जाएगा, ऐसा था, इसीलिए शायद शादी नहीं कर सकते थे। उसके बाद भम्बलदा ने अपनी विधवा बहन को भी माँ के संघानित बीमारी से बचने के लिए दूर ही रखा था। मतलब इसकी बहन कैसी थी, विधवा थी, और उनके गुजारे बसते के लिए प्रतिमाह 50 रुपए भेज दिया करते थे। किसको, विधवा बहन को। ठीक है, सब का सब काम किसके ऊपर, इन्हीं के ऊपर, बिकॉज ये ट्रैक में जब दौड़ते थे ना, तो पैसा वैसा भी मिलते रहता था, तो लोग सोचते थे कि इन्हीं के ऊपर सब चाप दे दिए। अब हम्बलदार यही काम करते थे, माँ को देखते थे, बहन को देख लो, फिर शादी ब्याह कर दो तो उनके पत्नी की भी ऐसे ही हालत हो जाएगी, तो कैसे रहेगा। ठीक है, ये नहीं चाहते थे वो। हम्बलदार जीवन के मार्ग में ना तो परिवार को बोझ बनते थे, समझते थे, और ना ही सामाजिक दायित्व से मुंह मोड़ते हैं। बंगाली हो या गैर बंगाली, हिंदू हो या दूसरे मजहब को मानने वाला, हम्बलदास सबके खुशी गमी में शामिल होते थे। किसी को अस्पताल ले जाना हो, घाट ले जाना हो, कब्रिस्तान ले जाना हो, या शादी का सामान जुगाड़ करना हो, तो उन्हें कंधे हाजिर रहते थे, उनके कंधे हमेशा हाजिर रहते थे कि लो भाई मेरे से ही काम करा लो, कोई बात नहीं। ऐसे सामाजिक व्यक्ति को व्यक्तिगत पढ़ाई का वक्त कहाँ मिल पाता है। इसलिए कोल्हू के बैल की तरह, कोल्हू बैल जानते हो, जो खटते रहते हैं हमेशा, तो कोल्हू बैल कहते हैं। ये क्या, बैल वालों जो होता है ना, ये लोग तेल वोल बहुत ज्यादा निकालते हैं। पहले जो मशीन होती थी ना, वो मशीन खाली तेल, जो सरसों तेल होता है ना, आज तो मशीन आ गई है, पहले जो मशीन होता था वो सरसों तेल निकालता था, और सरसों तेल निकालने के लिए चलाना पड़ता था वो बैल से, तो उसको कहा जाता था कोल्हू बैल। ठीक है, आज एगो डब्बा आता है कोल्हू तेल का, ठीक है, कोल्हू बैल के द्वारा वो मतलब निकाला कोल्हू तेल। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे लोग जो थे वो बैलों के द्वारा तेल निकालते थे, और सेलुलर जेल में जो अंडमान निकोबार में है, वहां पे आदमी से तेल निकलवाया जाता था।
आदमी धर के रगड़ाया जाता था, चल भाई तुम कौन ठीक है, गोल गोल घूमता था और तेल निकलता था। ठीक है। तो इसलिए कोलूबैल की तरह वहीं के वहीं रह जाते थे हम्बलदा। बार बार फेल करने के उपरांत पांचवी बार में मैट्रिकुलेशन करते हैं। मैट्रिकुलेशन मतलब 10th क्लास पास करते हैं। पढ़ाई गौर और खर्च, घर खर्च का जुगाड़ करना मुख्य था उनके लिए। मतलब पढ़ाई गौर था, गौर मतलब कम था, और घर का जुगाड़ करना सबसे ज्यादा था। उनके में ये था ना दिमाग में कि हम घर का पैसे का जुगाड़ बहुत ही ज्यादा करेंगे, इसलिए पढ़ाई लिखाई उनकी अच्छे से नहीं हो पाई। अदनी सी अप्रेंटिसशिप के लिए भी कितने पापड़ बेलने पड़ते थे, मतलब थोड़े से पैसे के लिए भी। बम्बलदा का शान की नहीं सम्मान की जिंदगी पसंद थी। उनको शान की जिंदगी नहीं, सम्मान की जिंदगी चाहिए थी। शान नहीं करना, शान लेके थोड़ी जाएंगे, सम्मान लेके जाएंगे। ठीक है। उनके अनुसार शान में दूसरों में अपने को ऊंचा दिखने की खुदगर्जी होती है। कथावाचक अशोक दा को बिना बताए चुपचाप उनका सिलेक्शन कर लेते हैं। इस बीच भंबल दा प्राइवेट से इंटर कर लेते हैं। कथावाचक मौका पाते ही मास्टर रोल में से कुछ प्रमोशन देकर उन्हें क्लर्क के पद पर पहुंचा देते हैं। वे इस काम को इतनी सफाई से अंजाम देते हैं कि अशोक दा को छोड़कर बाकी किसी को भनक तक नहीं मिलती है। मतलब इसको कहा, जो कथावाचक लोग थे ना, जो कमिटी थी, वो कमिटी इनको क्लर्क के पद में बैठा देती है। केवल भंबल दा को ये पता था कि यही लोग मेरा सब कुछ करा रहे हैं। मार्टिकुलेशन भी यही लोग कराया, 10th क्लास भी पास यही लोग कराया, और साथ साथ हम मतलब वो एग्जाम भी नहीं दिए लेकिन पास हो गए, डिग्री मिल गई। ठीक है। फिर थोड़ी थोड़ी पढ़ाई किए। अशोक दा को छोड़कर बाकी किसी को भनक नहीं मिली थी कि उनका भाई के लिए मतलब ये हम कराने जा रहे हैं। ये सब सारा चीज, चाहे मार्टिकुलेशन हो, चाहे क्लर्क के पद पे बैठाए हो, चाहे कुछ भी। ठीक है। तो अशोक दा ये सब चीज करा रहे थे, किसके साथ मिलकर? किसके साथ मिलकर? कथावाचकों के साथ मिलकर। भंबल दा को शक भी नहीं होता है। कथावाचक उन्हें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के उकसाते हैं। ठीक है। कथावाचक जो थे ना, वो किसको उकसा रहे हैं? भंबल दा को कि आप ग्रेजुएशन भी कर लीजिए और पोस्ट ग्रेजुएशन भी। लेकिन उनसे यह सब नहीं हो पाता। ड्यूटी के बाद पार्ट टाइम मुनीम करके वे पैसे जोड़ लेते हैं, क्योंकि जवान बहन उन्हीं पर आश्रित है। माँ बहन की जिम्मेदारी सीमित आय और स्वाभिमानी व्यक्तित्व के कारण वे अपनी शादी नहीं कर पाते। हम्बलदा भाग्यवादी भी नहीं है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले एक धावक उन पर व्यंग करते हैं। क्या व्यंग करते हैं सुनो। अगर आप मेरी ट्रैक पर होते तो प्रथम आते। वो बोलता है, एगो ट्रैकर मतलब ट्रैक नहीं होता है, उस ट्रैक पे बोलता है भंबल दा को, एक जो प्रथम आता है, वो बोलता है कि आप अगर मेरी ट्रैक पे होते ना तो प्रथम आ जाते। देखा आपने, लास्ट आ गए। भंबल दा आप लास्ट आ गए, जबकि भंबल दा अपने समय में कब कैसे आते थे? हमेशा फर्स्ट फर्स्ट आते थे और अपनी दौड़ पूरी करते थे, चक्र पूरा करते थे। इसके प्रति उत्तर में भंबल दा कहते हैं, क्या कहते हैं? यदि मैं 2 साल पहले पैदा हुआ होता तो चीफ पर्सनल हो जाता, और 2 साल बाद पैदा हुआ होता तो विधवा। मतलब सुनो, यदि मैं 2 साल पहले पैदा हुआ रहता, तुमसे 2 साल पहले पैदा हुआ रहता, यानी कि हम बेईमानी करके आगे बढ़ते, तो हम क्या हो जाते हैं? चीफ पर्सनल हो जाते हैं। लेकिन मेरी पैदाइश कब हुई है? 2 साल। अगर 2 साल बाद पैदा हुआ होता तो विधवा कहलाता। कहने का मतलब क्या है कि तुमसे भी हम क्या करते? जीत जाते। क्या? तुम आज जो मेरे को बोल दे रहे हो, क्यों जानते हो? क्योंकि तुम फर्स्ट आए हो। कोई समय ऐसा भी था जिस समय केवल हम फर्स्ट आते थे, लेकिन किसी को बोलते नहीं थे, दिखाते थे, दिखता था। किसी को दिखाते भी नहीं थे। मेरा जो फर्स्ट आना है ना, वो दिखता था। ठीक है। भंबलदा का ये कहानी था। दूसरों की परवाह किए बगैर भंबलदा को अपने ट्रैक पर दौड़ते हुए 25 साल बीत गए हैं। उनके चेहरे पर झाइयां उभर आई हैं, उनके केस सफेद हो गए हैं। एक बार उनका मजाक उड़ाने के लिए उनके बड़े भाई अशोक दा ने उन्हें विदूषक यानी जोकर का पुरस्कार देने की घोषणा की। हम्बलदा ने शिष्ट लहजे में कहा, गलत पुरस्कार मैं नहीं लेता। तुम्हारे पुरस्कार लिप्सा तुम्ही को मुबारक। ये जो तुम्हारा पुरस्कार है, ये जो जोकर वाला जो तुम पुरस्कार मुझको दे रहे हो, विदूषक वाला, ये तुम्ही को मुबारक। हम नहीं लेंगे तुम्हारा पुरस्कार। इसे मेरी ओर से तुम रख लो, खानदान का नाम रोशन करने के लिए, क्योंकि तुम तो मतलब
ब्लैक मनी से बने हुए हो ना इतना पैसा, तुम्हारे पास इतना ब्लैक मनी है, तुम बेईमानी से बने हुए हो, मेरे पास ईमानदारी है, और तुम अपनी बेईमानी का टैग किसके ऊपर लगाना चाहते हो? मेरे ऊपर लगाना चाहते हो। उस दिन भंबलदा को पहला स्ट्रोक होता है। कथावाचक को भंबलदा का अतीत खेल के मैदान में याद आता है। उस दिन मैदान में ढेर सारे पुराने खिलाड़ी उपस्थित हैं, लेकिन भंबलदा के बगैर मैदान सूना सा लग रहा है। ठीक है। कथावाचक अशोक दा के साथ भंबल दा की खोज खबर लेने के लिए उनके घर जाते हैं। उनकी मौत के मातम में लोगों का काला धुआं उनके उनके घर के काले झंडे की तरह छाया है। वहां उन्हें ज्ञात होता है कि माँ 3 माह पहले ही गुजर चुकी है। माँ के निधन के बाद भंबल दा की जिंदगी वहीं ठहर जाती है। कैलेंडर के पिछले 3 महीने में तारीख नहीं बदली गई है। एक बच्चे से कथावाचक को सूचना मिलती है कि पिछली रात भंबल दा को दूसरा स्ट्रोक आया। पहला स्ट्रोक कब आया था? पहला स्ट्रोक कब आया था? जब अशोक दा ने उनको लज्जित करने के लिए जोकर का पुरस्कार दिया था। बोला अपना ही भाई मुझको जोकर का पुरस्कार दे रहा है सबके सामने, जबकि बेईमानी कभी कभी मैंने किया नहीं। और दूसरा स्ट्रोक कब आया? जब उनकी माता गुजर गई तब। ठीक है। तो ये बात कौन बताता है उन लोगों को? जो कथावाचक थे, एक छोटा सा बच्चा। पिछली रात भंबलदा को दूसरा स्ट्रोक आया, वह सुबह ही चल बसे। वे अपने भाई के लिए एक लंबा पत्र छोड़ के गए हैं, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की सारी करवाहट उड़ेल दी है, मतलब बता दी है। क्या बताइए? हम दोनों टग ऑफ वॉर के दोनों ओर शक्ति आजमाइश करते रहे हैं। निश्चय है मेरी संबंधता अपने दल के साथ है, जो तुम जैसों के अभिजात को मिट्टी में पलीत हुआ है, घसीट ले जाने के को जो जी जान से जुटा हुआ है। पत्र समाप्त कर कथावाचक एक बार फिर पूरे परिदृश्य का जायजा लेते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि भंबलदार दौड़ते हुए दृष्टि सीमा के पार अनंत के पथ पर अनवरत दौड़ रहे हैं। अनंत के पथ पर मतलब अब उनकी मृत्यु हो गई है, अब वो यहाँ पर आने वाले, वो अनवरत दौड़ रहे हैं, वो और भी दौड़ते ही होंगे अब, लेकिन पर। ठीक है। तो भंबलदार की कहानी थी। पहला स्ट्रोक जब उनके भाई ने दिया, दूसरा स्ट्रोक जब उनके माताजी की मृत्यु के पश्चात उनको स्ट्रोक आता है दूसरा। ठीक है। ठीक है। इस लाइन का मतलब समझ में आया? इसमें कह रहे वो साफ साफ कि तुम बेईमानी को खरीदने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ईमानदारी नहीं खरीद सकते। और उसको घसीटने के लिए तुम कितने पापड़ बेल सकते हो, ये मैंने देख लिया। तुम मेरी ईमानदारी नहीं खरीद सके, तो सारा का सारा बोझ दारोमदार किसके ऊपर दे दिए? मेरे ऊपर। हम्बलदा अपने भाई को बोल रहे थे। ठीक है। सारा का सारा बोझ मेरे ऊपर दे दी। और वो अपने पूरे कहानी में लिखे जाते हैं। वो ऐसे ही लिखते हैं कि ऐसे ही घसीटे जाओगे मिट्टी के अंदर, जैसे मुझको घसीटा गया ना, वैसे ही हम जानते हैं कि तुम अमीर होने के बाद भी ऐसे ही घसीटे जाओगे। तुम और सोच रहे हो कि कई सारे बेईमान व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को खरीद लोगे, तो ऐसा नहीं है। ईमानदारियों को आप नहीं खरीद पाओगे। ईमानदार ईमानदार है भाई। ठीक है। तो इसका हो गया। आपको क्वेश्चन आंसर हम दे देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा उसमें से, और ये भी आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग को एप्लीकेशन पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।